नमस्कार साथियों। तो हमारे पास आज हमारे स्टडी मटेरियल में मूल विधि जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस के सिलेबस में आने वाली एक जीएस का भाग है। उस भाग में हम महिला संरक्षण अधिनियम को पढ़ रहे हैं ध्यान से, और उसमें सब पढ़ा रहे हैं, सभी लोग, काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ये बकवास नहीं करेंगे। अगर आप सीधा सीधा देखना चाहें कि किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं या फिर कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो ये यूथ कंपटीशन की बुक्स हैं और पीडीएफ्स हैं जिनको आप स्मरण कर सकते हैं। तो मैं कुछ सवाल बताना चाहूँगा निम्न इन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर, तो जिससे आपका एक मोटा मोटा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन टॉपिक हर बार अलग अलग होंगे। कई बार कभी जो है वो डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, कभी बाल सुधार को लेकर, कभी जितने भी टॉपिक्स हमारे मूल विधि में बताए गए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 निवारण। अब इसकी ये सब चीज़ें आप पढ़ने लगें कि क्या क्या है ना। तो संक्षिप्त नाम और विस्तार, धारा 1 परिभाषा, धारा 2 वैश्यागृह, बालक किसे कहा जाता है, सुधार संस्था, मजिस्ट्रेट, वयस्क, अवयस्क, विवाहित। तो इसको लेकर कुछ सवाल इन्होंने दे रखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम पढ़ रहे हैं। तो बस ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें घुस जाना है, बट हाँ, जो सवाल है उन्हें देख सकते हैं अब एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वैश्यागृह को परिभाषित किया गया है? इतना याद कर लो, काम खत्म। एक इम्पॉर्टेंटली डी, ऑप्शन डी, यानी कि धारा 2 क के तहत अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में धारा 2 के तहत वैश्यागृह आपको जो पता है, जैसे कि आपको शायद जानकारी ना हो, जिसे जानकारी ना हो वो जानकारी गूगल से ले सकता है क्या होता है। धारा 2 क के तहत परिभाषित किया गया है। और इसमें डेफिनेशन भी है, एक सिंपल सी पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए कि वैश्यागृह के अंतर्गत कोई घर, कमरा या स्थान जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाभ के लिए अथवा 2 या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाभ के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए किया जाता है। पुलिस आजकल बहुत सारे स्पाज एंड ऐसी चीज़ों को बस्ट कर रही है और ढूंढ रही है, काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कई लोग क्या होता है कि इसमें घूसखोरी लिख करके जो है भ्रष्टाचार करके इस चीज़ को चलने देते हैं, क्योंकि इससे दोनों तरफ मुनाफा होता है। तो और ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता भी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन बालक को परिभाषित किया जाता है? धारा 2 क 2AA। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2AA के अधीन बालक को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बालक यानी 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। और वयस्क जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली। अब देखो, यही भी हो सकता है, कोई ये सवाल पूछेगा ना कि 18 क्यों नहीं, इसकी भी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी भाई। लेकिन अभी के लिए ये पता कर लो कि इस अधिनियम के तहत धारा बालक जो है वो 2 क 2AA। थर्ड क्वेश्चन। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन वेश्यावृत्ति बनाए रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को अनुज्ञात करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया? धारा 3 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि ये सवाल आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये टॉपिक आता है तो इसमें से 10-12 सवाल आप ऐसे प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अनैतिक व्यापार अधिनियम 56 की धारा के 3 के अनुसार जो कोई वैश्यागृह चलाता है, जानते हो ना वैश्यागृह इसका मतलब, वह प्रथम दोषसिद्धि पर 1 वर्ष से अन्यून और 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास तथा जुर्माने से भी जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 2 वर्ष से अन्यून और 5 वर्ष से अनधिक की अवधि को कठोर कारावास से तथा जुर्माना से जो 2000 से 5000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। क्वेश्चन 4। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान है? वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह, धारा 4(1) अनैतिक व्यापार अधिनियम 56 की धारा के अनुसार
धारा 4(1) के अनुसार 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर पूर्णतः या भागत जीवन निर्वाह करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से 1000 से 5000 तक दोनों से दंडनीय हो। अब देखो पता आदमी को 2 साल की सज़ा हो रही है, तो देखो है तो ये लंबा समय 2 साल अगर आप ध्यान से देखो, लेकिन एक जो आदमी जो इस चीज़ में रम जाता है ना, वो जानता है कि 2 साल की सज़ा है, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ करके मैं 6 महीने 4 महीने 3 महीने में आ जाऊंगा, और वो बहुत लंबा समय नहीं होता है। लेकिन रहने की कंडीशंस कुछ ख़राब रहती हैं, हर जगह पे सही नहीं रहती। ठीक है, अब अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक लिखा है इसमें, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित करना या उपाप्त करने से संबंधित है? तो धारा 5 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 5 वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित करना या उपाप्त करने से संबंधित है। भाई आप इससे उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जस्ट लाइक वो, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर शब्द होगा, बट है ना, ऐसा समाज में चल रहा है कि पीपल जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको थ्रू सोशल मीडिया एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसी ऐसी अलग अलग जगह हैं जहाँ पे वो इस तरह की चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं जिसे वो लिबर्टी या फ्रीडम कहते हैं, है ना। चाहे वो किसी भी तरह की सोच हो, किसी भी तरह का रहन हो, किसी भी तरह का पहन हो, सहन हो, ये जितने भी गण जो हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है ना, यगण मंगण सगण। तो कभी कभी मैं हिंदी को ज़्यादा डिफ़ाइन करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कारित रहिए कि भाई अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 5 वेश्यावृत्ति करने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित करना या उपाप्त करने से संबंधित है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इस तरह का एक धारा के तहत, अगर आप एक सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में विक्षुब्ध करने के लिए दंड का प्रावधान है? धारा 9। अनैतिक व्यापार अधिनियम 56 की धारा 9 के अनुसार जो कोई अभिरक्षा में के व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त सडक्शन करेगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा, जुर्माने का भी दायी होगा। देखो जुर्माना दिया नहीं गया, बट बड़ा क्लियर है कि बैठो को घूम लिया, घुमा ला तुझे मन कर रहा तो। 1956 की धारा 9 के अनुसार जो कोई अभिरक्षा के व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त करेगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष कम नहीं होगी। भाई तब देख लो तुम। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है? देखो ये आवश्यक हो जाता है जब आप विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत होता है आदमी। हो सकता है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर अ सब इंस्पेक्टर रैंक, मे बी इट इज़ इंस्पेक्टर और मे बी मोर देन दैट। लेकिन अगर आपको इस तरह का ऐसा कोई कार्य मिलता है, ऐसा पदभार मिलता है कि भाई आपको इसके तहत एक अधिकारी के रूप में जाना है, तो अभी तक मैंने तो देखा नहीं कि वो सब इंस्पेक्टर रहेगा क्या है, क्योंकि मैं जानता तो नहीं हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार अब ऐसे कठिन और इम्पोर्टेंट कार्य के लिए एक इंस्पेक्टर को इस तरह से सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाएगा। मे बी वो एक सब इंस्पेक्टर ही होगा। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 13 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विशेष पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक, हाँ निरीक्षक लिखा तो है, यानी इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, हाँ इस पर लिखा है भाई देखो, नियुक्त करेगी तथा ऐसे नियुक्त। अब देखो ये उसके लिए भी टैक्स वाले जो मैटर हैं, है ना, अपने इनकम टैक्स को लेकर या फिर ये जो भ्रष्टाचार को लेकर भी ऐसा होता है ना,
तो हमेशा वहाँ पे भी निरीक्षक का ही एक ऐसा पद है जिसे ये पदभार दिया जाता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर मोस्टली प्रोबेशन से अपने प्रमोशन तक एक ऐसी शैली में रहते हैं जहाँ पे वो उतना सीखते हैं। जब एक इंस्पेक्टर उतना काम करके आ चुका होता है, उसने बहुत सारी फेजेस देख चुके होते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है और ये ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं, है ना। तो इसीलिए एक अधिकारी के रूप में निरीक्षक को ही अपॉइंट किया जाता है। ये नॉर्मल जानकारी है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल आ गया तो अब ऐसा सवाल आएगा नहीं निरीक्षक या ऐसा अधिकारी वाला। धारा के ऊपर एक क्वेश्चन पिन पॉइंट हो सकता है। कि वी हैव अनैतिक 8वां सवाल, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षक के पास जाने के पूर्व पालन की जाने की शर्तों का उल्लेख है। देखो धारा 16 पढ़ते हैं, चलो पहले क्या कहता है धारा 16। धारा 16 कहता है व्यक्ति को छुड़ाना। अगर कोई व्यक्ति संलग्न है इस कार्य में, चाहे वो सडक्शन से हो गया हो या फिर इन्फ्लुएंस से चला गया हो या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचा हो, तो जहाँ पुलिस से प्राप्त सूचना या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना, आराम से पढ़ते हैं, जहाँ पुलिस से प्राप्त सूचना या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर किसी मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में रह रहा है या वेश्यावृत्ति कर रहा है अथवा उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो यह निर्देश दे सकेगा कि वह वेश्यागृह में प्रवेश कर उस व्यक्ति को वहां से हटाए और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत पेश करे जिसने आदेश किया था। चलो क्लियर है, पढ़ लिया आपने क्या है इसका सिस्टम, कोई नहीं, नॉर्मल आदेश की बात है। तो 8वां सवाल था ये हमारा कि छुड़ाए गए व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षक के पास जाने के पूर्व पालन की शर्तों का उल्लेख किया। अब शर्तों 17 क में उल्लेख किया गया। तो नैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 17A यानी 17 क में धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को माता पिता या संरक्षण के अधीन रखने के पूर्व पालन की जाने वाले शर्तों का उल्लेख किया गया। अब 8वें का 17 क पढ़ लेते हैं भाई। 17 क क्या कहता है? 17 ही कहता है मजिस्ट्रेट धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्ति को, जो कि एक सब इंस्पेक्टर को तक के अधिकारी को आदेश दे सकता है, संरक्षक या पति के हवाले किए जाने के लिए आदेश पारित करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को रखने की सामर्थ्य या असलीपन के बारे में किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा अन्वेषण करवाकर अपना समाधान कर सकेगा। देखो मुझे खास मोटा मोटा समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें लिखा है संरक्षक या पति के हवाले किए जाने के लिए आदेश पारित करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को रखने की सामर्थ्य, मतलब सामने वाले में कैपेबिलिटी है यानी, या असलीपन या फिर वो रियलिटी में रखना चाहता है के बारे में किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा अन्वेषण करवा कर अपना समाधान कर सकेगा। ये भी ठीक है, कर सकता है भाई, पूछताछ करने के बाद उनसे किसी कल्याण बोर्ड को पता करने के बाद देखेगा भाई कि हाँ इनके पास रह सकता है नहीं रह सकता है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सवाल इतना ज़्यादा नहीं आने वाला है, बट हाँ आप पढ़ सकते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृहों को बंद किए जाने और अपराधियों को बेदखल किए जाने का प्रावधान है? 9वें का सी धारा 18 के बारे में। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन वेश्यागृहों को बंद किए जाना और बेदखल किए जाने का प्रावधान है। चलो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, जल्दी जल्दी सवालों को ख़त्म करते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अधीन कौन अपने विवेक से संरक्षण गृह और सुधार संस्थाओं को स्थापित कर सकता है? राज्य सरकार। मुद्दा राज्य सरकार का है। अपने विवेक अधीन कौन अपने विवेक से संरक्षण गृह और सुधार संस्थाओं को स्थापित कर सकता है? राज्य सरकार। ये किस वन का है आधार धारा? और राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संरक्षण गृह यानी कि जो अगर मान लो किसी ने किसी वेश्यागृह में से वेश्यागृह में रह रहे व्यक्ति को छुड़ाया, बचाया, लेकर गए, तो उन्हें संरक्षण गृह जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं या सुधार संस्थाओं जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं को स्व विवेक अनुसार वहाँ भी भेज सकती है और स्थापित गृहों में रखा सकती है।
अनैतिक व्यापार अधिनियम 56 के अधीन राज्य सरकार किसके परामर्श के बाद जिले में या महानगर क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है? उच्च न्यायालय के। देखो, राज्य सरकार, राज्य में कार्यवाही हो रही है तो उच्च न्यायालय का आदेश लिया जाता है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 56 की धारा 22A के अधीन राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात जिले में या महानगर क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विधानसभा, उच्च न्यायालय। देखो, कई बार होता है ना कि ऐसी चीज़ें करने के लिए न्यायालय को तो जुडिशरी विधानसभा से अलग रहती है ना, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग रहती है। लेकिन कई बार होता है ना कि वो काम में बेदखली की बात अलग होती है और किसी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसमें तो अब हमें लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है तो विधानसभा का इसमें भाग लेना तो आवश्यक बन जाता है। लेकिन नहीं, सवाल इस चीज़ को बिल्कुल नकारते हुए कह रहा है कि उच्च न्यायालय जो है इसका आदेश पारित करता है कि भाई ठीक है, आप बना लो और इसकी कार्रवाई को जल्दी कर लो। कई तरह के कोर्ट्स होते हैं, हम लोग डेली सुनते हैं, लेकिन हम इतना जानकारी आवश्यक नहीं है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 56 की किस धारा के अधीन न्यायालय को मामले में संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्रदत्त है? 22 का देखो, न्यायालय तक बात चली गई है भाई। अब अनैतिक व्यापार अधिनियम 56 की धारा 22B के अधीन न्यायालय को मामले में संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्राप्त है, परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में दोष सिद्धि की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास या दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा। मतलब मैक्सिमम जो अपना मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट जो है अपना न्यायालय में नहीं बैठा करता, न्यायालय में जज बैठता है भाई, जज। मजिस्ट्रेट कौन होता है? मजिस्ट्रेट तो कलेक्ट्रेट में बैठता है। सुनेंगे, मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट में बैठता है ना, डीएम। एक कोर्ट परिसर में भी वो रहता है, लेकिन कोर्ट में ज़्यादातर ये एक होता है जज, एक होता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट होता है दंड अधिकारी, कोर्ट में होता है जज, यानी कि जो भी है यार, मैं तो भूल भी जाता हूँ। इसी प्रकार से बोलने और याद करने का जो दौर है वो चलता रहेगा। अगर इतना याद हो जाता तो हम पास नहीं हो जाते। अनैतिक व्यापार अधिनियम 56 की किस धारा के अधीन किसे शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बना सके? ये है सवाल राज्य सरकार वाला कि अगर अनैतिक व्यापार हो रहा है उसके अधिनियम के तहत किस धारा के अधीन किसे शक्ति प्रदान है वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, है ना, कुछ चीज़ें बदली हुई, नहीं आई, नया जोड़ना है, नियम बना सके तो राज्य सरकार। अब राज्य सरकार कौन है भाई? विधानसभा ही बनाएगी। आखिरी सवाल, अनैतिक व्यापार अधिनियम 56 की कौन सी धारा के अधीन इस अधिनियम का कतिपय अन्य विधियों के अल्पीकरण के रूप में नहीं होना है? इस अधिनियम का कतिपय अन्य विधियों के अल्पीकरण के रूप में नहीं होना, यानी कि समझ में नहीं आया। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 24 में उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 या उक्त अधिनियम को उपांतरित करने के लिए अधिनियमित या अन्यथा रूप से किशोर अपराधियों से संबंधित किसी राज्य अधिनियम के उपबंधों का अल्पीकारक है। अच्छा, मतलब इसकी वजह से दूसरी चीज़ों पर प्रभाव ना पड़ रहा हो, ये धारा 24 में बताया गया है। धारा 24 पढ़ लेते हैं आपके लिए। चलिए, आप कह रहे हैं तो मन में तो आ रहा होगा, मन में लड्डू फूटा। धारा 24 क्या है? 24 यार यहाँ दिया नहीं है, लेकिन देना चाहिए था ना। इट्स ओके ब्रोज, 24 यहाँ नीचे होगा। ये अधिनियम का कुछ अन्य अधिनियम का अल्पीकारक ना होना, मतलब इसके कारण से दूसरे अधिनियमों पर उस प्रकार का प्रभाव असर ना पड़ने देना ही धारा 24 को बताया गया है। लेकिन ये सवाल इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है। इसमें जो सवाल टफ है या सवाल आने का जो पॉइंट है वो यही पूछ सकता है, वैश्यागृहों के लिए अधिकारी, वैश्यागृहों के लिए को परिभाषित किसी में किया गया है। जैसे धारा 2 में परिभाषा दी गई है। धारा 2A में जम्मू कश्मीर को लागू न होने वाली अधिनियमितों का बाबत अर्थान्वयन या का नियम
और 2019 के बाद तो ये वहाँ भी लागू हो गया है। वैश्यागृह चलाने या परिसरों को वैश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड धारा 3 में है। धारा 4 में है वैश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड। अब उससे ही जीवन चल रहा है। ये जैसे स्पा सेंटर्स होते हैं ना, तो कई जगह होता है इट्स प्योरिटी, है ना, बट मोस्ट ऑफ इट आर नॉट। तो आपकी समझदारी में ये होना चाहिए। धारा 5 व्यक्ति को वैश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना। किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहाँ वैश्यावृत्ति की जाती है। सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप अब देखो, ये सब आप जब धारा पढ़ोगे ना, इस तरह से आप धारा को रटने बैठोगे ना, तो आपको कभी भी ये धारा याद नहीं होगी और आप अकॉर्डिंग टू सवाल जो है वो जवाब नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं सवालों को लेकर इन वीडियोस को शूट या रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे भी याद हो जाए। इन फ्यूचर 10-12 सवाल हैं, इनको लेकर एक सवाल भी अगर आ जाता है तो इट्स कॉमन नॉलेज है कि आप किस प्रकार से खुद को इस जानकारी में संलग्न रखते हैं। भाई नॉर्मल चीज़ है, सवालों को याद करना, सवालों को पढ़ना इज़ ईजी। और मैं तो कहता हूँ आप PDF या बुक्स ऐसी लेके रखें जिससे आप पढ़ें। इन वीडियोस के चक्कर में इतना ज़्यादा ना पढ़ें। वीडियोस में जो जानकारी है वो PDF से ली गई जानकारी है या बुक्स से ली गई जानकारी है। ये किसी की अपनी, जितने भी लोग आपको यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ये वाले, है ना, इन्होंने कभी भी इस चीज़ को अप्लाई या फिर बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ों में जाके इन्होंने देखा होगा या समझा होगा। क्योंकि वकील अच्छा समझा सकता है आपको लॉज के बारे में, सब्सटेंशियल लॉ जो है इनके बारे में एक वकील अच्छा समझा सकता है, ना कि एक टीचर अच्छा समझा सकता है। समझ रहे हैं आप कि क्या क्या है, क्या क्या धारा लगती है, क्या क्या कानून लगते हैं और क्या ये महत्वपूर्ण क्या है। तो एक टीचर क्या करता है कि एक बुक से पढ़ता है, दूसरी से पढ़ता है, 2-3 सोर्सेस और ले लेता है और फिर किसी दूसरे टीचर को और देख लेता है ऑनलाइन यूट्यूब पे, और उन दोनों में जो बीच की बातें होती हैं जो उसने नहीं बताई होती हैं वो मैं बता देता हूँ। ऐसा करता है, जस्ट लाइक द वे इट इज़। और मैं तो पैटर्न ही फॉलो कर रहा हूँ। आई एम नॉट द टीचर बट आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आएगी, है ना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, सॉरी, डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। आज़ादी के मात्र 14 साल बाद ही इसकी आवश्यकता पड़ गई थी और इसके लिए एक संयुक्त अधिवेशन करना पड़ा। देखो मैंने ये भी एक वीडियो में पढ़ा है, लेकिन इससे पहले मैंने ये PDF में पढ़ा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, राम राम।